I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. किसी भी चीज़ में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी प्रिपरेशन भी हम बहुत अच्छी करें। अगर यूपीएससी आईएएस एग्जाम या स्टेट सिविल्स की बात करें तो वहाँ पर नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एट स्टडी आईक्यू, और आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जहां पर हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा कि हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। और इसमें आपको वो बातें पता लगेंगी जो आप अक्सर मिस कर देते हैं यूपीएससी आईएएस की तैयारी के दौरान नोट्स बनाने में। तो इस सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट पहलुओं को डिस्कस करेंगे जिससे कि नोट्स को अच्छे से बनाया जा सकता है। ये पहला मुद्दा रहेगा, हमारा पहला पहलू जो पर्सपेक्टिव रहेगा वो रहेगा आपकी कुछ मिथ्स हैं, यानी कि कुछ गलतफहमियां हैं नोट्स को लेकर, उसे दूर करेंगे। इन गलतफहमियों को दूर करने के बाद हम रुख करेंगे कि हमें नोट्स बनाने ही क्यों हैं। जब नोट्स बनाने ही क्यों हैं इसकी क्लैरिटी हमें मिल गई तो हम एक एग्जाम्पल के साथ ये भी देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनको यूज करके आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करना है ना। तो ये सारे हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं मिथ के साथ। ये मिथ्स आपकी बर्स्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सबसे पहली मिथ यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट्स में अक्सर देखी गई है, और इसका कारण बेसिकली यही है कि जनरली फर्स्ट टाइमर्स जिन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया है वो कॉलेज के फ्रेशर निकले हैं बाहर, राइट। तो स्कूल और कॉलेज का हैंगओवर आपको आपकी तैयारी में भी नजर आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली एक नोशन दिमाग में बन रखी है कि मेरे नोट्स बहुत ही सुंदर होने चाहिए, बड़े ही ब्यूटीफुली अरेंज्ड होने चाहिए, राइट। सो दोस्तों इसमें ना काफी हद तक दोष ये सोशल मीडिया का भी है, जहां पर आपको रील्स में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में कुछ लोगों ने अपने बड़े ही सुंदर सुंदर नोट्स कैसे रील्स बना देते हैं कुछ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, राइट। देखने में वो बहुत ही अपीलिंग लगते हैं और हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अगर हमारे नोट्स भी इतने ही सुंदर ना बने तो शायद हम तैयारी कर ही नहीं रहे। हमारे नोट्स बड़े ही सुंदर होने चाहिए। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि ऐसे सुंदर नोट्स अगर बनाने की आप कोशिश करोगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा आपका, और टाइम यूपीएससी की तैयारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये वो रिसोर्स है जो आपके बाकी रिसोर्सेज की यूटिलिटी को भी इफेक्टिव बनाएगा। अगर टाइम की गलत मैनेजमेंट है तो बाकी बुक्स, राइट, आपके नोट्स, बुक्स और बहुत सारा मटेरियल वो भी गलत यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्यूटीफुल नोट्स एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूपीएससी प्रिपरेशन। आपके नोट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये नोट्स लेजिबल होने चाहिए। दे शुड बी लेजिबल, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिखा और आप ही दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे। ये नहीं करना, ठीक है। कि ये नहीं कि आपने गूगल अगर लिखा है, मान लीजिए गूगल आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये अब क्या पता लग रहा है कि ये गूगल है या क्या लिखा हुआ है, ये समझ नहीं लगेगा। तो आपने अगर गूगल लिखना है, ठीक है, तो ऐसे लिख दो आराम से, राइट। या फिर शॉर्ट फॉर्म आप यूज करोगे वो आपको समझ लग जाती है, इवन दैट विल वर्क, राइट। सो नोट्स नीड नॉट बी ब्यूटिफुल बट नोट्स शुड बी लेजिबल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपने पढ़ा है उसको कंडेंस करके इफेक्टिव फाइन पॉइंट्स में वो आपके सामने प्रेजेंट कर दे। ये ज्यादा जरूरी है ब्यूटी से ज्यादा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद कुछ लोग नोट्स बनाते हैं ये सोच के कि भैया अगर हमने नोट्स नहीं बनाए तो हमारा प्री भी क्लियर नहीं होने वाला, कि एग्जाम में नोट्स बनाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ये सोच भी गलत है। इफेक्टिवली एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन बिना नोट्स बनाए रिटेन्ड रहती है और उसको आप टाइमली रिकॉल भी कर पाते हैं तो नोट्स बनाने की नहीं है जरूरत भाई। अगर आपको एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, आपको पहले से पता है, मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफी में या लेट्स से पॉलिटिकल साइंस में आपने मास्टर्स कर रखी हैं, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटी की कई चीजें आपको पहले से पता है। एक आम बच्चा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है उसे हो सकता है कि पॉलिटी के बेसिक्स ना पता हो, लेकिन आपको क्लैरिटी है एरिस्टोटल, प्लेटो और इन सब लोगों के जो थॉट्स रहे हैं स्टेट के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, आपको उनकी क्लैरिटी है, ठीक है, आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में है। तो अगर उनके नोट्स बनाए बिना भी आप पॉलिटी के कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर नोट्स बनाकर टाइम क्यों वेस्ट करना, राइट। तो ये सोचना कि एग्जाम पास ही नहीं हो सकता अगर मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, ये सोचना गलत है। आपको सिर्फ नोट्स उन चीजों के बनाने हैं जो आप भूल जाते हैं, ठीक है। द थिंग्स दैट यू फॉरगेट, उनके नोट्स बनाने जरूरी हैं। इसी के साथ साथ अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, राइट, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि मान लो एक प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है, लेट्स से क्रिस्पर-cas9 के ऊपर,
ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्रिस्पर Cas9 जिस पर सवाल भी आ रखा है, इसके ऊपर एक सवाल बन गया और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। या आपने कहीं पे पढ़ा, आपको समझ तो आ गया लेकिन हो सकता है आप भूल जाएं, आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा या अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखूंगा, तो उसमें ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज होगा। ठीक है, तो जहां तक ये प्रोसेस आप कर रहे हैं वहां तक अगर नोट्स बना रहे हो आप, राइट, तो वो ठीक है, लेकिन ये सोचना कि हर चीज के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कई लोग बुक पकड़ लेते हैं, जैसे हिस्ट्री की बिपिन चंद्र पकड़ ली, अब उसके लगे हैं नोट्स बनाने कि मान लो 1857 रिवोल्ट का वैसे उन्हें काफी कुछ पता है क्योंकि स्कूल टाइम पे भी हम ये टॉपिक कवर करते हैं, राइट, तो आप लगे पड़े हो फिर भी नोट्स बनाने, एक होमवर्क की तरह उसको पकड़ लिए। ठीक है, तो वो करना गलत होगा, राइट। और इसी से तीसरा पॉइंट निकलता है कि आपको नोट्स ना स्कूल या कॉलेज की असाइनमेंट की तरह नहीं बनाना। ये नहीं समझना कि जैसे मान लो GS1 है, GS1 में 3 कंपोनेंट्स हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी। विद इन हिस्ट्री देयर आर 4 components, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया। सोसाइटी है, फिर ज्योग्राफी के फर्दर कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। आप हर चीज के नोट्स बनाने बैठ गए तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। आपको नोट्स उन चीजों के बनाने हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को देखते हुए उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब पता है कि रिपीटेडली इस पर क्वेश्चन आता है, उसकी समझ के साथ आप नोट्स बनाइए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर नोट्स बनेंगे, राइट। सेकेंडली, दूसरे मुद्दे पर कि क्यों हमें नोट्स बनाने क्यों हैं, इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से देखिए और इस इमेज के अंदर ट्राई टू फाइंड आउट अ डॉग। ये सारे पांडास की इमेज है, इसमें आपने एक डॉग है, एक डॉग को आइडेंटिफाई करना है और 6 सेकंड के अंदर अंदर वो ढूंढ लेना चाहिए आपने, राइट। तो अगर 6 सेकंड में नहीं मिलता तो इसका मतलब थोड़ा विजुअली चैलेंजिंग टास्क है, घबराने की बात नहीं है। 3-4 सेकंड तो वैसे हो ही गए हैं, मुझे बोलते बोलते शायद 6 सेकंड्स हो चुके हैं। 2, 3, 4, 5 एंड 6। जिनको वो डॉग मिल गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला घबराने की बात नहीं है, आपको एक पॉइंट बताना है। इस इमेज में डॉग को ढूंढना विद इन 6 सेकेंड्स इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज अ विजुअली चैलेंजिंग टास्क। लेकिन अब मैं आपको दिखा दूं कि ये डॉग कहां पर था, राइट। आपको दिखा दिया कि ये डॉग कहां पर था। अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज फॉर सम टाइम, राइट, एंड ओपन देम अगेन। तो क्या अब क्लोज करके अब खोलिए। ठीक है, अब आप चाहे दोबारा कभी भी ये इमेज देखेंगे, आपको मैं बोलूंगा ना कि डॉग ढूंढो, आपका सीधा डॉग की तरफ ध्यान जाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर आपने एक बार किसी चीज को समझ लिया, ठीक है, और किताब के अंदर या एक पर्टिकुलर रिटन वर्ड में आपने कुछ लिखा हुआ है, उसमें आपको पता लग गया कि इस चीज की तरफ मेरा ध्यान जाना चाहिए, तो जब भी आप उसे खोलोगे, उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर बुक को, आपका ध्यान उसी तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा और एक पॉइंट के बाद आपको याद हो जाएगी वो चीज। यहीं से बात आती है कि हमें आखिर नोट्स बनाने क्यों हैं। नोट्स बनाने के पीछे 3 इंपॉर्टेंट कारण है। पहला है क्लैरिटी ऑफ थॉट, राइट। क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब ये है कि वही बात है कि एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, राइट, या एक एनेक्डोट दे रखा है, या फिर कहें कि एक कहानी दे रखी है, राइट। लेट्स से ये कहानी है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की, ठीक है, मुगल एम्पायर को मैं एम ही लिख रहा हूं, राइट। तो उसको अगर आपने क्लियरली समझना है, मान लो वो टॉपिक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपने किताब से पढ़ा, लेट्स से बिपिन चंद्र से आपने पढ़ा या सतीश चंद्र से पढ़ा, तो वो कहानी पूरी की पूरी मजा तो बहुत आया, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कहानी है। जो आपने आंसर्स लिखने हैं वो आंसर्स दोस्तों 150 to 250 वर्ड्स हैं, एंड ट्रस्ट मी, अगर 250 शब्दों का आपने आंसर लिखना है तो 200 तक भी आप लिखते हो ना, 200 से 220 शब्दों तक अगर आंसर लिखते हो तो उसमें भी बात बन जाएगी। तो कैसे एक कॉम्प्लेक्स और बड़ी लंबी कहानी को आप आंसर्स में लिखेंगे, वो भी सिर्फ 200 से 220 शब्दों में? तो ये अपने आप में चैलेंज है। ये चैलेंज तभी एड्रेस हो सकता है अगर आपको क्लैरिटी है। क्लैरिटी आती है जब आपने एक टॉपिक को पढ़कर, समझकर, उसको पेन डाउन किया और कंडेंस किया, तब क्लैरिटी आती है। आपने मुझे इंडियन एक्सप्रेस के सेशंस में भी जरूर देखा होगा। उन सेशन से पहले, मैं भी क्लास में आने से पहले, इनफैक्ट अभी भी स्टडी आईक्यू में जितनी मेरी क्लासेस होती हैं हिस्ट्री की, वहां पर मैं क्लास में आने से पहले अपने खुद के नोट्स एक बार बनाता हूं कि मैंने क्लास में क्या करवाना है, राइट। तो उसकी मदद से
I am able to deliver the lecture better, you are able to understand it better and you are able to recall that all those things in a much better way, right? तो क्लैरिटी जो है ये नोट से मिलती है हमें। दूसरी चीज, रिवीजन में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि अब आपको इसमें देखना है कि वो डॉग कहां पर है, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा वो डॉग, राइट? रिवीजन में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, जल्दी हो जाती है कि 6 सेकंड में पहले जो चीज नहीं मिल रही थी अब देखते ही आपको पता लग जाता है। तो नोट्स बनाने से रिवीजन बिकम्स क्वाइट इफेक्टिव एंड टाइम एफिशिएंट, राइट? इसी के साथ साथ रेप्लिकेशन इन आंसर्स। देखो अल्टीमेटली ना आप चाहे 1000 बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपसे आंसर नहीं लिखा जा रहा तो आपको यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। यू माइट बी अ नोबल लॉरेट बट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट आंसर्स इन GS3 यू वोंट बी सिलेक्टेड इन यूपीएससी फॉर इंटरव्यू इवन। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि आप आंसर्स अच्छे लिख सकें। तो इसमें अगर आपको नोट्स बनाने में, देखो नोट्स बनाने में ना दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, कंडेंसेशन करने में। टॉपिक पढ़ा, उसको कंडेंस किया। तो अगर ये रिपीटेड एक्सरसाइज आप करते हैं तो यू आर इन अ पोजीशन के चीजों को क्लैरिटी मिल गई आपको। जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की बात करूं तो आपको डिक्लाइन से रिलेटेड प्रोसेस की क्लैरिटी मिल गई। उस क्लैरिटी की वजह से और नोट्स बनाने की वजह से जो आपकी हैबिट है ऑफ कंडेंसिंग थिंग्स, उस क्लैरिटी को आप अपने आंसर्स में 150 to 200 वर्ड्स में लिख पाते हैं एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू एन एज इन द एग्जाम। अलॉन्ग विद दैट इवन प्रीलिम्स के एमसीक्यूज में भी अगर क्लैरिटी है, आजकल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, तभी तो होता है कंट्रोवर्सी हर साल क्रिएट होती है कि ये स्टेटमेंट की 2 इंटरप्रिटेशंस निकल रही हैं, लेकिन यूपीएससी एक ही इंटरप्रिटेशन को मानता है। और फिर पता लगता है कि उस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ा जाता, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाता, तो उसकी इंटरप्रिटेशन वही निकलनी थी जो यूपीएससी चाहती थी। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट से आएगा, प्लस क्लैरिटी ऑफ थॉट है, रिवीजन अच्छी कर ली आपने और आंसर में भी आप एमसीक्यूज में भी इसका फायदा होता है, ठीक है? सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नोट्स इसलिए बनाने हैं ताकि चीजों की समझ अच्छी हो, उसे आप अच्छे से रिवाइज करें और अपने एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकें। अब हम देखते हैं कि एक टॉपिक, ठीक है, ये एक टॉपिक है, राइट, हमारी बुक में से है, उसको आप देख सकते हो कि काफी इसको पढ़ने में आपको काफी समय लगेगा और अगर इसी चीज को आपने रिवाइज करना है तो समय और भी लग सकता है ना? क्योंकि आपको फिर कुछ अंडरलाइन या कुछ नहीं हो रखा, दोबारा से ये पढ़ना पड़ेगा देखने के लिए कि इसमें था क्या, राइट? तो इसको अब मैं दिखाऊंगा कि नोट्स में आप कैसे बना सकते हो, राइट? लेकिन उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि स्टडी IQ ने P2I GS का बैच 3rd स्टार्ट किया है, जिसकी क्लासेस 15 नवंबर शाम 6 बजे शुरू होने जा रही हैं। तो हमारे 3 बैचेस आते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। इंग्लिश लैंग्वेजेस लाइक दिस, जिसमें हम अभी वार्तालाप कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण से आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दी जाती है और जो मटेरियल है वो आपकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज में मिल जाता है, आइदर इंग्लिश, आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है? तो जैसे ज्यादातर लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो उनको जो PPTs हैं, उनके हैंडआउट्स हैं, राइट, वो इंग्लिश में मिल जाता है, अदरवाइज हिंदी में भी मिल जाती हैं चीजें। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जो शुद्ध हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं वो हिंदी माध्यम में एनरोल करें। हिंदी माध्यम वालों को यहां पर बड़ा फायदा है कि वहां पर क्लास में भी जो फैकल्टी है वो वही शैली का प्रयोग करेगा जो शैली आपने अपने एग्जाम परीक्षा में लिखनी है, ठीक है? तो वो शुद्ध भाषा का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे तो उतना ही ज्यादा आप अपने परीक्षा में उसको वहां पर भी उतार पाएंगे, राइट? तो वही बात है यार कि मिश्रित भाषा में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो मैं हिंदी वालों को तो सजेस्ट करूंगा कि इसमें एनरोल करो। जो प्योर इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं है, उनको समझने के लिए हिंदी का भी थोड़ी सी यूज चाहिए, तो वो ये बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्त who want to enroll in English, they walk in English, talk in English and even sleep in English, they can go for our English batch. I am here in English as well as English batch, दोनों में मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है? अलग अलग टाइम पे क्लासेस रहती हैं इनकी, राइट? तो जब मेरा इधर बैच चल रहा होता है तो यहाँ नहीं चलता, यहाँ चलता तो फिर यहाँ नहीं चलता, वो दूसरा सब्जेक्ट आप कुछ कर रहे होगे। तो 15 नवंबर से इंग्लिश में, 17 नवंबर से इंग्लिश में स्टार्ट हो रही है, शाम 6 बजे का बैच है, राइट? एंड CS लाइव कोड यूज करने से दिवाली के पावन अवसर पर यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर बैच। और इसमें आपको ना एक और चीज दिखा दूं, चीज ये दिखानी है दोस्तों कि यहां पर ना हमारे हैंडमेड नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है? तो जैसे मेरी एक क्लास हुई, ठीक है, ये ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की क्लास थी, तो उसमें देखो ये हैंडमेड नोट्स आपको मिले हुए हैं, राइट? तो हैंडमेड नोट्स की वजह से और क्लास में जब आपने सुन लिया तो इनसे रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? तो ये कंडेंस कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है? तो ये काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिल जाता है। नाउ लेट मी शो यू कि जो आपने पैसेज पढ़ा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पीछे पैसेज पढ़ सकते हैं, बट उसको मैं बताता हूं कि कैसे हमने समराइज करना है, राइट? नाउ यू सी कि पैसेज लंबा था,
ठीक है, पैसेज के अगर वर्ड्स आप कैलकुलेट करोगे तो ये 300 शब्दों के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, 300 प्लस से ही बन रहे हैं, राइट। अब मैंने इसको जब समराइज किया तो मैंने क्या बताया कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में बात की गई है, ठीक है। जो कह रहे हैं कि पैसेज फिर से पढ़ना है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, एंड दिस वन अगेन, इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। अब इधर आते हैं, देखो इसमें 5 पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात की गई है। पहला पर्सपेक्टिव है कि पर्सनल फीलिंग थी एम्परर्स की, ठीक है, उसके पीछे जो हिस्टोरियंस थे उसका नाम, और पर्सनल फीलिंग किसकी, औरंगजेब की रिलीजियस फैनेटिक होने की वजह से बहुत सारे हिंदू किंग्स को उसने डिसएंचेंट किया, एंड दैट इज व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जागीरदारी क्राइसिस, ये सतीश चंद्र और अतर अली ने बताया। इसमें बताया गया कि जागीरदार्स, इनका नंबर बढ़ता गया, ठीक है, जब नोबल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है और जो फर्टाइल लैंड्स हैं उनका नंबर घटता जा रहा है, तो दैट लेड टू जागीरदारी क्राइसिस। अब ये क्या है, ये तो मैं बहुत ज्यादा अब यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट यस, दिस इज अनदर वे ऑफ समराइजिंग दैट व्हाट जागीरदारी क्राइसिस वाज। एग्रेरियन क्राइसिस में पेजेंट्स को हमने एक्सप्लॉइट किया, और क्योंकि जागीरदार्स की ट्रांसफर्स होती रहती थी कि पहले इस जागीर का वो जागीरदार है, फिर दूसरी जागीर का है, तो उस केस में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि आज मैं यहाँ पे ऑफिसर हूं, कल मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता, तो ये एक प्रॉब्लम थी, राइट। इसी तरह से डेक्कन क्राइसिस के मुगल्स ने जो डेक्कन में बहुत ज्यादा वॉर्स की, इवन दैट वाज ड्रेनिंग on their treasury, and later Mughals they inherited the empty treasury almost, ठीक है, तो उससे वास्ट आर्मी, वास्ट एम्पायर को सस्टेन करना मुश्किल था। एम.एन. पियर्सन, रिचर्ड्स एंड पी हार्डी, इन्होंने ये फिलोसफी दी थी। रीजनल पावर्स का राइज, पर्टिकुलरली पंजाब, अवध में फर्टाइल लैंड्स होना और इकोनॉमी बूम होना, और आगरा दिल्ली जो मुगल्स के अंडर था उसमें डिक्लाइन होते रहना या स्टेगनेंट हो जाना इकोनॉमी का, दैट वाज अनदर फैक्टर, राइट। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग से हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट वर द मेजर कॉजेज, और इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। प्लस इस पैसेज में ये भी बताया गया कि इवन दो मुगल्स डिक्लाइन हो गए थे, डिसइंटीग्रेट हो गए थे, लेकिन इनकी टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन को ओवरऑल मुगल ट्रेडिशंस की डिसइंटीग्रेशन या डिसकंटिन्यूटी के साथ हम नहीं एसोसिएट कर सकते, कि मुगल्स डिसइंटीग्रेट हो गए थे लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस दे वर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडियन पॉलिटी। कैसे? मुगल एम्परर का सैंक्शन लेना जरूरी समझा जाता था, जैसे हमें बताया गया। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स को रीजनल किंगडम्स ने अडॉप्ट किया आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल एम्पायर। इवन मराठास, जिनका इमर्जेंस एज अ रिटेलिएशन टू मुगल रूल हुआ, इवन दे फॉलोड सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। वो क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, ये तो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली कंडेंस की है। तो कोई भी क्वेश्चन जैसे कि एनालाइज द मेजर पर्सपेक्टिव एसोसिएटेड विद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आपने देखो इसके लिए जो पॉइंट्स चाहिए वो पॉइंट्स यही हैं, इनको एक्सपैंड करना होता है फिर, ठीक है। तो इनकी क्लैरिटी है, अगर इनको आपने कंडेंस किया है, कंडेंसेशन में सीधा सीधा बात है कि आपने 1/5 कंडेंस करना होता है, कि मान लो 5 पेज आपने बुक के पढ़े, ओरिजिनल बुक के, उसको 1 पेज में कंडेंस कर देना है। अब ये स्लाइड है इसलिए थोड़ी जगह ज्यादा घेरती हैं, बट अदरवाइज 20% इज 1/5, राइट। तो उतने पर कंडेंस करना होता है। ये तरीका है नोट्स बनाने का, ठीक है। दैट इज अ फिलोसफी दैट वी आल्सो फॉलो इन आवर P2I GS बैच, राइट। सो नोट्स बनाते समय हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना कि आपके नोट्स प्रिसाइज हों, कोई भी फालतू चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फालतू की कहानी सिर्फ चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिखी गई है, आपको पता है कि ना इस पे आज तक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ पूछा गया है, ना पूछा जाएगा, ना ही ये चीज सिलेबस में है, तो उस चीज के नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिसाइज रहें, जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है और जिसके चांसेस है कि आप भूल सकते हैं उसके बनाएं। कंडेंसेशन कीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि कोशिश कीजिए कि 1/5 कंडेंस करना है हमें। अगर आपने एक बुक के अंदर आपने 5 पेज पढ़े हैं तो 1 पेज में आपको उसकी समरी बनानी आनी चाहिए। स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए यहाँ पर P2I GS बैच में जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके 2 फायदे होंगे आपको। पहला फायदा कि बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं यार, टाइम वेस्ट हो ही नहीं रहा, एकदम आप आराम से उनको यूज कर सकते हैं। और दूसरा फायदा, ग्रेजुअली उनको देखकर आपको समझ आ जाएगी कि ओके, this is the way that how I have to condense such a big information into such small notes, right? इसी के साथ इंटीग्रेशन इज another important thing। करंट अफेयर्स चलते रहते हैं और इवन हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, इसके भी आजकल करंट अफेयर्स आ जाते हैं। तो अगर मान लो जैसे मुगल एम्पायर के फॉल के बारे में आपने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इज द बेस्ट न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, ये मैं पूरा कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, क्योंकि यार देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन एक्सप्रेस के ना आर्टिकल्स में बहुत चेंज आया है। डायरेक्टली सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इसका लिंक बनता है। 2023 में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड करंट अफेयर्स इसके ऐसे हैं
के लिंक करते हैं सीधा स्टैटिक के साथ, तभी यूपीएससी एसेंशियल्स भी इनका एक अच्छा कंपोनेंट माना जाता है। एक्सप्लेन सेक्शन तो ऑसम है, राइट। अब आपने इसमें कोई आर्टिकल पढ़ा रिलेटेड टू मुगल एम्पायर से, राइट, तो जो आपके नोट्स आपने स्टैटिक में बनाए थे इसकी समरी को उसके साथ जोड़ दीजिए। हो सकता है यहाँ पर वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। अगर कोई न्यू पॉइंट, कोई न्यू चीज पता लग रही है या कोई नया पर्सपेक्टिव पता लग रहा है तो उसको सुटेबल हेडिंग देके उसके फाइन पॉइंट्स को वहीं पर मेंशन कर दीजिए जहां पे आपके स्टैटिक नोट्स बने हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर while ensuring how to make good notes, right? So जहां तक बात रही हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स की, right, P2I GS फाउंडेशन बैच 3, तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना है। दिस इज आवर वेबसाइट, राइट। तो यहां पर लॉग इन करने के बाद आपको हमारा ही बैच नजर आ जाएगा, ठीक है। आप यूपीएससी लाइव कोर्सेज में जाएंगे, उसके बाद आपको ये पेज नजर आएगा। इसमें इंग्लिश बैच को ज्वाइन करने वाले मान लो इस पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो इसमें एक तो कोड यहां पर ऑलरेडी दिया गया है कि दिवाली कोड यूज करने से आपको ये 25,000 का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहां पर प्रोमो कोड लगाएंगे, ठीक है, तो प्रोमो कोड इधर आपको एंटर करना है अगर वेबसाइट से कर रहे हैं। अदरवाइज ऐप में देयर इज अनदर सेक्शन, तो यहां पर CSLIVE इसको आपने अप्लाई किया तो 23,000 ओनली, 22,999 इसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और अगर इसके शेड्यूल के बारे में बात करूं, अगर किसी को लग रहा है कि सिलेबस कब तक हो जाएगा, तो सिलेबस देखो 2024 के अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है। लेकिन 2024 वाले अगर सोच रहे हैं कि अभी उन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, तो उनको दो चीजें मैं बहुत जरूरी हैं जो बताना चाहता हूं। पहली चीज यार देखो, इस टाइम पे अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं से भी आप प्रिपेयर कर लो, चांसेस आर दैट शायद सिलेबस कंप्लीट ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सोचा था कि मैं 2024 में अटेम्प्ट दूंगा तो आप अटेम्प्ट को छोड़ दो। अटेम्प्ट फिर भी दो, आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। इस बैच में हमने जैसे ही आप एनरोल करोगे, आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इन सभी कंपोनेंट्स के दे देंगे जो हम वैसे भी कवर करने वाले हैं। तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे पुरानी क्लासेस के। तो आप अपनी स्पीड पे अगर उनको देखना चाहते हो, 2024 प्रीलिम से पहले उसको कंप्लीट करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। इन एडिशन टू दिस, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो वो अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हर हफ्ते आपको एक टेस्ट मिलेगा वीकेंड्स पर, जहां पर 50 MCQs से आप जो एक हफ्ते में आपने किया उसकी रिवीजन हो जाएगी। डेली बेसिस पे एक मेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और उसकी इवैल्यूएशन होकर आपको फीडबैक मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन पर भी समझ लग जाए properly कि what are the ingredients to write a good answer, what are the mistakes that I committed, तो ग्रेजुअली डेली बेसिस पे जब हम करते हैं ना, तो आंसर राइटिंग, अच्छे आंसर राइटिंग के लिए क्या चीजें नेसेसरी हैं उसकी क्लैरिटी हमें मिल जाती है। सो यहां पर भी एक आपको फायदा है। तीसरी चीज इसमें यह है कि आपको अलग से क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्री से पहले तैयारी का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। वहां पर जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसमें फैक्चुअल ट्रिविया इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसमें वो इंक्लूडेड है, अलग से नहीं लेना। प्री का क्रैश कोर्स 2024-25 दोनों के लिए ये इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो वहां पर पूरे सिलेबस को कंडेंस करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर करवा दिया जाएगा, राइट। एंड उसके भी एक अलग से टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 75 सेक्शनल प्लस सम फुल लेंथ टेस्ट मौजूद रहेंगे जो आपकी आंसर सॉल्विंग कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो उस केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आप दिल्ली एनसीआर में आके हमारे साथ, हमारी फैसिलिटी में रहकर अपनी तैयारी कर सकते हैं आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। अगर आप इसमें एनरोल्ड हैं, आप प्रीलिम्स आप क्लियर करते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी आफ्टर प्रीलिम्स फॉर द मेंस प्रिपरेशन, तो आप यहां रहकर तैयार कर सकते हैं उसे। और इसमें बोर्डिंग लॉजिंग का कोई खर्चा नहीं करना आपने, वो स्टडी IQ बेयर कर रहा है। आपके रहने का रेंट वगैरह जो 20,000 रुपए का कमरा मिलता है दिल्ली में, 5 महीने भी रहना पड़ जाए ना, 1 लाख का खर्चा है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको फैसिलिटी देंगे, प्रॉपर वेल मेंटेन फैसिलिटी, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाने का भी, बोर्डिंग लॉजिंग बेसिकली उसमें इंक्लूडेड है, राइट। इन एडिशन टू दिस आपको मेंस के टाइम पे आंसर एनरिचमेंट प्रोग्राम, राइट, जहां पर 3 दिन, हफ्ते के 3 दिन आपकी रिवीजन होगी, 2 दिन रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और 1 दिन करंट अफेयर्स की इंटीग्रेशन। ये सारा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मेंस की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, सो दैट यू नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज दैट यू हैव गेन्ड इन योर आंसर्स। तो ये सारा प्रोसेस इसमें रहेगा और इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यू की भी गाइडेंस मिलेगी। हमारे साथ सिलेक्टेड एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स
एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अनिल स्वरूप सर, जिनके बारे में आपने सुना होगा, ही वॉज द कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अ वेरी रेनाउंड ऑफिसर, वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू, राइट। तो वो हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो आपको काफी सारी गाइडेंस भी देंगे फॉर इंटरव्यू एज वेल एंड अदरवाइज अबाउट द सर्विस टू। इसी के साथ और भी सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनकी भी गाइडेंस जरूर रहेगी और कम से कम 2 मॉक इंटरव्यूज भी आपको मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली एंड आई होप नोट मेकिंग के बारे में हमने जो आपके साथ डिस्कशन की है वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल लगी। अगर आप में से कोई मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करने में इंटरेस्टेड है तो वो टेलीग्राम के ऊपर, right, that person can follow me on telegram. Telegram में you have to search CSLIVE ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम में CS लाइव ग्रुप आप सर्च कीजिए, उसमें जुड़ जाइए, तो वहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे माई इंस्टाग्राम हैंडल इज @HELLO.CHANDAN, ठीक है। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे CSLIVE, राइट, तो ये CS लाइव ग्रुप आ जाएगा जिसका हैंडल है @चंदन लर्निंग। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो बेसिकली यू कैन कनेक्ट ऑन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डेली PDFs, कुछ क्वेश्चंस और कुछ और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करता हूं। सो डू कनेक्ट विद मी एंड टू एनरोल इन द कोर्सेज यूज द कोड CS Live. That's all for this session. Wish you all the best, friends. Thank you so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।